जय श्री राम भारतवासियों। मैं दिवाकर सिंह कुशवाहा अपने इस चैनल वर्तमान भारत में आप सबों का स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं ये चैनल बनाया हूं अपने राजनीतिक विचारों को व्यक्त करने के लिए, और इसी संदर्भ में मैं पीछे लोकतंत्र की विभिन्न प्रकार से आलोचनाएं की है और विभिन्न प्रकार की समस्याओं को बताया है। लेकिन मेरी समस्या या मेरा उद्देश्य किसी भी व्यवस्था की आलोचना करना नहीं, उसका सॉल्यूशन बताना है, समस्याओं का समाधान बताना है। वर्तमान भारत में लोकतंत्र है और इसके विभिन्न सारे मुद्दे मैंने उठाए हैं और सभी लोग इससे परिचित भी हैं। लोकतंत्र की जितनी भी समस्याएं हैं वो प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी व्यक्तिगत दृष्टिकोण के अनुसार अलग अलग समस्याएं हैं। किसी के लिए बेरोजगारी की समस्या है तो किसी के लिए आर्थिक विषमता है और किसी के लिए लोकतंत्र में समस्या है कि यहाँ पर समानता नहीं है। किसी के लिए न्याय संबंधी समस्याएं हैं, जुडिशियरी की समस्याएं हैं कि लोकतंत्र में अदालतें यानी कोर्ट, न्यायालय सही तरीके से न्याय नहीं दे पा रही हैं। तो लोकतंत्र की आलोचना बहुत मैं कर चुका हूं और एक एक विषय पर समाज में बहुत सारे आलोचक मिल जाएंगे और लोग आलोचना ही करते हैं परंतु समस्या का समाधान नहीं बताते। तो मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, मैं समस्या का समाधान स्पष्ट रूप से मैं क्यों कहता हूं समस्या का समाधान, क्योंकि कोई भी तंत्र बुरा नहीं होता। हमारी अपेक्षाएं जो होती हैं उस पर कोई तंत्र खरा उतरता नहीं है। जैसे लोकतंत्र, सामंतवाद, तानाशाही, साम्यवाद यानी कम्युनिज्म, सोशलिज्म, कोई भी तंत्र है जो सत्ता प्राप्त करके राज्य में शासन स्थापित करता है, वह तंत्र बुरा नहीं होता। बुरा होता है या भला होता है उसे चलाने वाला। परंतु कुछ चीजें एक लंबे समय में बहुत ज्यादा विवादित और भ्रष्ट हो जाती हैं। जैसे अच्छा से अच्छा यंत्र खराब हो जाता है एक लंबे समय तक उपयोग में लाने पर। एक व्यक्ति समय पड़ने पर बूढ़ा हो जाता है और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार किसी भी शासन व्यवस्था या तंत्र के साथ भी समस्या है। एक लंबे समय के बाद कोई भी तंत्र नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, योग्य प्रशासन के नहीं रह जाता, उसकी अयोग्यता हो जाती है कि वह लंबे समय तक व्यवस्था को कायम रखने में सक्षम नहीं रहता है। दूसरी बात यह है कि मैं इस तरह से जो एक समीक्षा दे रहा हूं कि मैं तंत्र को बुरा नहीं कहता, बुरा कहता हूं से चलाने वाले लोग। जैसे हमारा शरीर बुरा नहीं है, हम बुरे नहीं हैं, उम्र के साथ हमारी कोशिकाएं अभ्यस्त हो जाती हैं, संतुलन बनाते बनाते वह और ज्यादा नवीनीकरण नहीं कर सकती और इस प्रकार से हमारा शरीर वृद्ध होकर के नष्ट हो जाता है। इसीलिए मैं व्यवस्था को दोष देने की जगह पे समस्याओं के समाधान पे बात करता हूं। मैं समस्या का समाधान हूं। मेरी आस्था लोकतंत्र में नहीं है, क्योंकि मैंने अपने अध्ययनों में इस बात को देखा है कि कभी भी लोकतंत्र में समस्याएं अन्य किसी तंत्र से अधिक होती हैं, क्योंकि लोकतंत्र में शासक परिभाषित नहीं होता। शासक के लिए मैं उपयुक्त शब्द समानार्थी भाषाओं में नहीं ढूंढ पाता, इसलिए शासक के लिए मैं केवल और केवल उपयुक्त शब्द के रूप में शासक ही प्रयोग करूंगा। वह शासक किसी भी तंत्र में सर्वोच्च शक्तिशाली होता है और लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्तिशाली अर्थात संप्रभुता संपन्न शासक ही नहीं होता। और भारतीय लोकतंत्र तो अत्यंत ही दुर्बल लोकतंत्र है, जिसमें शासक या संप्रभुता परिभाषित ही नहीं होती।
भारतीय लोकतंत्र की आत्मा या भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में उसकी प्रस्तावना को प्रमुखता दी गई है। और ये प्रस्तावना ही बताती है कि भारत का संविधान और भारत का लोकतंत्र सबसे अपरिभाषित व्यवस्था है। यानी तंत्र को चलाने वाला संविधान ही अपरिभाषित है। हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुता संपन्न, बस केवल इतने ही पर मैं रोक देता हूं, आगे के शब्द व्यर्थ हैं। हम भारत के लोग, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का यह वाक्य ही अव्यवस्था को प्रदर्शित करता है। हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुता संपन्न, भारत नाम किसका है? किसी व्यक्ति का नाम भारत है जो हम उसे संप्रभुता संपन्न बनाएंगे? हम भारत के लोग स्वयं संप्रभुता संपन्न व्यक्ति नहीं है, क्योंकि संप्रभुता संपन्न कोई एक हो सकता है। संप्रभुता हमेशा मूर्त और परिभाषित होती है। हम भारत के लोग न मूर्त शब्द है, क्योंकि मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना। हम भारत के लोग, सबकी अपनी अपनी सोच है, सबकी अपनी अपनी आवश्यकताएं हैं, सबकी अपनी अपनी अपेक्षाएं हैं। अर्थात सबकी अपेक्षा और सोच एक जैसी नहीं होगी तो कोई भी व्यक्ति संप्रभुता संपन्न नहीं हो सकता। जो स्वयं संप्रभुता संपन्न नहीं है वह किसी चीज को क्या देगा? और भारत क्या है? भारत क्या है? एक राज्य, भूभाग, एक समाज, एक व्यक्ति। जब भारत नामक कोई व्यक्ति नहीं है शासन सत्ता में, तो भारत को संप्रभुता संपन्न कोई लोग कैसे बना सकता है? तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी समस्या है, भारतीय लोकतंत्र की समस्या है, इसका तंत्र और संविधान दोनों अपरिभाषित चीजों और काल्पनिक अवधारणाओं पर आधारित है। जब व्यक्ति ही परिभाषित नहीं है तो शासन सत्ता परिभाषित कभी नहीं हो सकती। भारतीय संविधान व्यक्ति की परिभाषा नहीं देता, ना ही लोकतंत्र में लोक अर्थात जनता की परिभाषा करता है। तो यह भारतीय संविधान का दोष है। यद्यपि मैं समस्या समाधान पर विचार करता हूं, इसीलिए मैं आज समस्या समाधान बता रहा हूं। तो मैं आज भारतीय लोकतंत्र को परिभाषित न होने की स्थिति में स्वयं की परिभाषा देता हूं, क्योंकि मैं लोकतंत्र के प्रति आस्थावान, निष्ठावान और श्रद्धावान नहीं हूं। न मेरी आस्था है लोकतंत्र में, न मैं इसके प्रति निष्ठावान हूं, और ना ही मैं श्रद्धा रखता हूं कि जो काल्पनिक चीज है, जिसका मूर्त अस्तित्व है ही नहीं, मैं उसके प्रति निष्ठा कैसे रख सकता हूं? मैं उसके प्रति आस्था कैसे व्यक्त कर सकता हूं कि ये मुझे कुछ देगा या मेरे अस्तित्व को न्याय देगा या सम्मान देगा? तो मेरी आस्था भी नहीं है, श्रद्धा नहीं है, क्योंकि मैं इस लोकतंत्र से पीड़ित प्राणी हूं। वैसे बहुत लोग पीड़ित हैं, लेकिन मैं पीड़ित हूं। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र मुझे मेरे सामर्थ्य, मेरी योग्यता के अनुसार मुझे कार्य नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? यह स्वतः से समझ जाइए। एक लोकतंत्र अपेक्षा करता है कि शासन सत्ता में एक योग्य व्यक्ति जाए, अर्थात शासकत्व यानी प्रशासन यानी कि निर्वाचित होकर के जाए, और निर्वाचन मुझे पसंद नहीं। तो मेरी श्रद्धा कैसे हो सकती है? मैं लोकतंत्र के प्रति निष्ठा कैसे रख सकता हूं, जबकि मैं जानता हूं कि निष्ठा किसी एक मूर्त चीज के प्रति हो सकती है, जो मेरे द्वारा अनुशासित हो या फिर मेरे ऊपर अनुकंपा करता हो, उसी के प्रति निष्ठा हो सकती है। परंतु लोकतंत्र में ऐसा ना कोई व्यक्ति है जो संप्रभुता संपन्न है, जो मुझे कुछ प्रदान कर सकता है, न मेरी अनुकंपा प्राप्त कर सकता है, न मेरे ऊपर अनुकंपा कर सकता है। तो मेरी निष्ठा
लोकतंत्र में नहीं है। अब बात मैं बताता हूं, समस्या स्पष्ट कर चुका हूं कि लोकतंत्र के प्रति समस्या यही है कि एक योग्य व्यक्ति जो शासन सत्ता संभालने का सामर्थ्य रखता है वह सबसे पहले भीड़ खड़ी करेगा, और भीड़ कभी भी अगर जनसंख्या अधिकतर मूर्खों की है तो एक बुद्धिमान को, एक शिक्षित को, एक शासकत्व वाले व्यक्ति को कभी पसंद नहीं करेगा, क्योंकि स्वाभाविक मनोविज्ञान ये है कि अनुशासन किसी भी जीव को पसंद नहीं है। एक खुट्टे में बंधा पशु भी हमेशा खुट्टा तोड़ करके, रस्सी तोड़ कर भागने की कोशिश करता है, अर्थात अनुशासन किसी को पसंद नहीं है। सभी स्वच्छंद जीना चाहते हैं, ध्यान रहे, सभी स्वच्छंद जीवित रहना चाहते हैं, और स्वच्छंदता जीवों की मौलिक प्रवृत्ति है। और ऐसी अवस्था में कोई भी अपनी स्वच्छंदता किसी को दान नहीं दे सकता, और अगर कोई स्वच्छंदता दान नहीं दे सकता तो स्वाभाविक है कोई मेरी बात क्यों मानेगा। अगर मेरी बात नहीं मानेगा तो मेरी बात न मानने की स्थिति में मेरा समर्थन कैसे कर सकता है। एक योग्य व्यक्ति जो अनुशासन लाता है उसकी बात मानने वाला जब कोई नहीं हो तो वह चुनाव में जीत नहीं सकता, चुनाव में नहीं जीत सकता। चुनाव में जीतेगा कौन? जो लालच देगा। पशु किसके पास एकत्रित होगा? भोजन के पास। एक पालतू पशु है, शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, कोई भी किसी जीव की मौलिक प्रवृत्ति में होती है भूख। भूख के कारण वह भोजन के पास एकत्रित होता है। ये पशुओं में है, मनुष्य में भी है। दूसरी प्रवृत्ति है, सबसे मौलिक प्रवृत्ति है, वह है भय। भय के कारण जहां पर उसे संरक्षण मिलेगा वहां पर एकत्रित होगा। भय, जैसे बाढ़ आने की समस्या हो तो पूरा का पूरा समाज वहीं पर जाके खड़ा हो जाएगा जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच सकता। ऐसे प्रत्येक जीव में होता है। जैसे आप चीयों में देखते होंगे, चींटियों में बाढ़ आने वाली है, वर्षा होने वाला है, उसका घर डूबने वाला है, सारे के सारे कीड़े एकत्रित हो जाते हैं, या चींटियां ऐसे सुरक्षित स्थान की तलाश करती हैं जहां पर उसकी जान बच सकती है। इस प्रकार से वो एकत्रित होती हैं। और मानव समुदाय में मनुष्य किन कारणों से एकत्रित होता है? इसका पहला है भूख, दूसरा है भय, उदाहरण लिखिएगा। तीसरा है लालच। लालच क्या है? लालच के दो मुख्य आधार हैं, मनोरंजन और वासना। क्योंकि जीवों की ये मौलिक प्रवृत्ति है। ध्यान रहे, मैं मौलिक प्रवृत्तियों के अनुसार बिना मनोविज्ञान को समझे हुए हम लोकतंत्र इत्यादि अवधारणाओं को नहीं समझ सकते। तो अभी मैं व्याख्या कर रहा हूं जीवों की भूख, भय, तीसरा है लालच जिसके अंतर्गत आता है वासना, तीसरा है वासना। वासना के लिए एकत्रित होते हैं और यहां पर संघर्ष देखा जाता है। वासना के लिए एकत्रित होते हैं नहीं, वासना के लिए संघर्ष होता है और वहां पर दो प्रकार का टीम बनता है, पक्ष और विपक्ष बनता है। इसे वासना को मनोरंजन या मानसिक शांति को भी देख सकते हैं। मनोरंजन महत्वपूर्ण है। वासना के लिए मनोरंजन की आवश्यकता होती है, मनोरंजक की प्रवृत्ति। इसे वासना से यानी प्रजनन एक मौलिक प्रक्रिया है। इसके लिए जीव तरह तरह के मनोरंजक और कलात्मक अभिव्यक्ति करते हैं। जैसे मधुमक्खियों में वृंदन अर्थात प्रजनन के लिए मधुमक्खियां नाच करती हैं और आकर्षित करती हैं नरमादा एक दूसरे को, और खास करके ये प्रजनन की क्रिया होती है। पशुओं में भी ऐसा ही होता है। नर मादा एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए ऋतु काल में विभिन्न प्रकार की ध्वनियां उत्सर्जित करते हैं
जी हाँ, ऋतु काल में मादा आवाज करती है ऐसी जिससे नर आकर्षित होता है उसकी ओर। यह प्रजनन की प्रक्रिया है जिसके कारण भी विभिन्न प्रकार के नर एकत्रित होते हैं। मानव समुदाय भी इसी प्रकार की मूल जैविक प्रवृत्तियों से नियंत्रित होता है और मानव में भी कलात्मक अभिव्यक्ति होती है और ये कलात्मक अभिव्यक्ति अन्य पशुओं के जात की अपेक्षा अत्यधिक विकसित और विस्तृत होती है। जैसे नर और मादा में दोनों में आकर्षण करने के लिए शारीरिक आकर्षण, कलात्मक अभिव्यक्ति इत्यादि पाई जाती है जिसके कारण लोग आकर्षित होते हैं। अच्छी बोली बोलना, गायन, नर्तन, चित्रकारी, कोई भी कला जो है जीव की, उसका सीधा उद्देश्य जैविक स्तर पे अपने प्रजनन सहयोगी को आकर्षित करना है। नर के लिए मादा स्वाभाविक आकर्षण का केंद्र होती है। इसलिए मानव समुदाय नर्तकियों के पीछे, वेश्याओं के चित्रों के पीछे स्वाभाविक रूप से आकर्षित होता है। तो स्वाभाविक है उसका आकर्षण होने के कारण समर्थन भी उसे मिलेगा। और इसे अब मैं लोकतंत्र में बताता हूं कि वोट के लिए आकर्षित करने के लिए नेता लोग भी सिने तारिकाओं को, यानी कि सिनेमा जगत के नर्तकियों को, अभिनेता अभिनेत्रियों को अपने भाषण में बुलाते हैं और फिर उसके पीठ पीछे तरह तरह के लालची वादे करते हैं जिसका संबंध कहीं ना कहीं भूख, भय और लालच से संबंधित होता है। पीठ पीछे उसके वर्णन करते हैं। अच्छा वक्ता होना नेता के लिए आवश्यक है क्योंकि वाणी भी आकर्षण का एक कारण है। कोई भी नेता कभी स्त्री का विरोध नहीं करता, इस बात का ध्यान रखिएगा। और कोई भी महिला नेत्री होगी वह भी स्त्री का विरोध नहीं करती, क्योंकि समस्या क्या है कि स्त्री का विरोध करना मतलब सीधी बात है नैतिकता की बात करना। नैतिकता की बातें कोई करेगा तो स्वाभाविक है सबकी वासनाओं पर प्रतिबंध लग जाएगा। कोई नेता ये कहेगा कि पोर्न बंद कर दो, कोई नेता नहीं कहेगा। कोई कहेगा कि सिनेमा बंद करवा दूंगा, नहीं कहेगा। सबको पता है सब मनोविज्ञान का खेल है। अगर मनुष्य के मनोरंजन में बाधा आई तो मनुष्य उसे कभी समर्थन नहीं देगा। यद्यपि ऐसा नहीं कि 100% ऐसे लोग होते हैं, परंतु शासक बनना, अपनी जैविक प्रवृत्तियों को नियंत्रण करने का जिसे सामर्थ्य है वही शासक होने योग्य होता है, तभी शासन सत्ता हो सकती है। तो मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो स्पष्ट रूप से परिस्थितियों को बता दिया कि एक लोकतंत्र में मैं पीड़ित प्राणी क्यों हूं, क्योंकि मैं लोकतंत्र में चुनाव नहीं लड़ सकता, क्योंकि मेरा समर्थन कोई नहीं कर सकता और मेरा समर्थन करने वाला व्यक्ति नहीं केवल ईश्वर हो सकता है। क्यों जानते हैं? क्योंकि व्यक्ति में जैविक प्रवृत्तियां होती हैं और वह नैतिकता, आदर्श और अनुशासन से भाग जाता है, जबकि शासक का मौलिक कर्तव्य है शासन, इसीलिए सब है कि वह सबका समन करेगा, रंजन करेगा। और शासन लालच नहीं है, मनोरंजन नहीं है, जैविक प्रवृत्ति नहीं है। शासन जैविक प्रवृत्ति नहीं है। इसके लिए किसी को अगर मेरी बात से असहमति हो तो युंग, फ्रायड जैसे मनोवैज्ञानिकों को पढ़ सकते हैं। जैविक प्रवृत्ति में जो भी गुण आते हैं मैंने क्रम से एक शासकीय विचारधारा के हिसाब से, क्यों एक सत्यनिष्ठ और अच्छा योग्य शासक कभी चुनाव नहीं जीत सकता, क्योंकि योग्य शासन करने वाला व्यक्ति अपने इंद्रियों को और मन को हमेशा एक लक्ष्य की ओर निर्देशित करेगा, जिसे कहा जाएगा शासकीय प्रवृत्ति। और शासकीय प्रवृत्ति हमेशा नैतिकता, अनुशासन और सदाचार, जिसे जैविक प्रवृत्तियों का नियंत्रण करता है, कहा जा सकता है जैविक प्रवृत्तियों के नियंत्रण की बात करेगा और लोग उसके पास नहीं आएंगे बल्कि भाग जाएंगे। और ऐसी अवस्था में मेरा लोकतंत्र में शासक बनना असंभव है। इसीलिए मैं लोकतंत्र से पीड़ित प्राणी हूं। स्पष्ट रूप से कह दिया, लोकतंत्र का क्यों मैं आलोचक हूं।
अब रही बात समस्या समाधान की। मैंने अपनी समस्या बताई कि मैं लोकतंत्र से क्यों असहमत हूं, स्पष्ट कारण दिया, और मैं भूख, भय, वासना के लिए शासकत्व नहीं कर सकता। जैसा सामान्यतः देखा जाता है कि लोकतंत्र में इसी सब चीज का लालच दिया जाता है और प्रत्येक प्रतिनिधि भी इन्हीं बीमारियों से ग्रसित होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब मैं बताता हूं अपनी प्रवृत्ति और समस्या का समाधान। मैंने एक योग्य व्यक्ति और नागरिक होने के कर्तव्य से यह नहीं कहा है। मैं नागरिक हूं, मैं एक भारतीय नागरिक हूं, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि भारत का संविधान जिस प्रकार से भी परिभाषित है उसके अनुसार मैं केवल भारतीय हूं, और एक भारतीय होने के नाते मैंने भारतीयों को संबोधित किया है। अब रही बात समस्या का समाधान। जब समस्या क्या है, भारत में लोकतंत्र में अनेकों समस्याएं हैं। बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी समस्या है, जिनको नौकरी नहीं मिली है, सर्विस नहीं मिली है, अच्छा धन कमा नहीं रहे, उनके लिए बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। ठंडक है, मुझे भी सर्दी हो रही है, कोई बात नहीं है, सर्दी है, फिर भी मैं अपनी वार्ता जारी रखूंगा। एक बेरोजगार के लिए सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। एक किसान के लिए समस्या है कि उसके उत्पादों का सही मूल्य नहीं मिलता। एक व्यापारी के लिए समस्या क्या है इस लोकतंत्र में, वह चाहता है कि सारा का सारा धन मेरे घर में आ जाए, बाकी कंगाल हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मजदूर की समस्या क्या है कि मैं बैठे बैठे पैसा कमाऊं, ये मजदूर की समस्या है। तो सबके नाना मुनि नाना मति, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना है इस लोकतंत्र में। इसलिए मैं शासन तंत्र की आलोचना नहीं करके समाधान बताता हूं। मैं खुल्लम खुल्ला लालच नहीं, खुल्लम खुल्ला शासकत्व की बात करता हूं। मैं राजा बनूंगा, मैं नेता नहीं बनूंगा। मैं किसी का नेतृत्व नहीं करूंगा, नेता नहीं बनूंगा। मुझे जात के नाम पे वोट नहीं मांगना, मैं वोट नहीं करता, मैं नोटा दबा रहा हूं। पिछले 3 चुनावों से मैं नोटा दबा रहा हूं, वोट फॉर नोटा। क्यों? क्योंकि मुझे लोकतंत्र से असंतुष्टि भी है, असहमति भी है, और मैं स्वयं शासक बनने की योग्यता रखता हूं। अस्त्र विद्या, शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या सभी से पारंगत हूं। खुद का प्रचार करूंगा, क्योंकि मेरे लिए कोई भाट नहीं होगा इस लोकतंत्र में जो मेरा गुणगान करेगा लोगों में, और मुझे वोट चाहिए भी नहीं। मैं स्वयं वोट का विरोधी हूं, स्पष्ट कहता हूं, मैं वोट विरोधी हूं। मैं नोटा दबाता हूं। कोई मेरे योग्य शासक है ही नहीं इस पृथ्वी पर, इस धराधाम पर मेरे योग्यता के बराबर का नहीं है जो शासकत्व ग्रहण कर सके। ये मेरा अहंकार है, मेरी वाचन शैली से ऐसा लगेगा, सत्य बात है। ये मेरा अहंकार नहीं। अहंकार क्या है? जिसमें योग्यता नहीं वह अहंकार क्या करेगा? और मैं अहंकार की बातें नहीं करता, मैं समस्या समाधान की बातें करता हूं। जब तक मेरे हाथ में अधिकार नहीं तब तक कर्तव्य कैसा? मैं राजा नहीं हूं, यह मैं जानता हूं। इस लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति राजा नहीं है, लेकिन मैं खुद को राजा मानता हूं, क्योंकि लोकतंत्र में, भारतीय लोकतंत्र में परिभाषा ही नहीं है कि मैं हूं क्या। मैं लोक तो नहीं हूं, मैं भेड़ बकरी नहीं हूं, मैं लोक नहीं हूं। मैं एक संप्रभुता प्रेमी, उच्छृंखल नहीं, आत्मनियंत्रण वाला एक नागरिक हूं। और एक नागरिक होने के कर्तव्य से मैं भारत के संविधान को ना एक शब्द तक नहीं लिखा है उस संविधान का, मैं उसे स्वीकार नहीं करता। इसलिए मैं राजा हूं, और यह कहने का अधिकार केवल राजा को है। जो वोट देता है किसी भी को, वह अपना अधिकार खो चुका है। मैंने अपना अधिकार नहीं खोया है, मैं नोटा दबाता हूं। मैं अपने मताधिकार का प्रयोग नोटा के लिए मुझे कोई पसंद नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं राजा हूं, और राजा
अपने आप में संप्रभुता संपन्न होता है। यद्यपि मैं सर्विस करता हूं, कृषि भी करता हूं, मैं संप्रभु हूं, क्योंकि सरकार ने मुझे किसी भी प्रकार से परिभाषित नहीं किया। और लोकतंत्र में जब खुद संविधान परिभाषित नहीं, जब स्वयं शासक परिभाषित नहीं, तो मैं राजा हूं और मैं अपनी प्रजा की खोज में हूं। मित्रों, सीधी सीधी बात है, मैं अपना प्रचार कर रहा हूं। सीधी सीधी बात है, मैं अपना प्रचार कर रहा हूं। तो मेरे प्रचार का अगला पक्ष सुनिए। मैंने लोकतंत्र के प्रति अपनी असहमति का कारण ही बता दिया और अब मैं अपना प्रचार करता हूं। मेरा प्रचार क्या है, सुन लीजिए। जो भी व्यक्ति मेरा समर्थन करेंगे, अर्थात मेरी प्रजा बनेंगे, उन्हें मैं वो सभी सुख सुविधाएं प्रदान करूंगा जो वो चाहते हैं। परंतु राजा तभी कोई चीज प्रदान करता है जब उसका कोई व्यक्ति उसे राजा माने, अपना प्रजातत्व ग्रहण करे। तो राजा और प्रजा के बीच में संबंध यही होता है हमेशा, राजा जो कहे सो मानो, फिर तो वो तुमको सब कुछ देगा। अगर नहीं मानोगे, राजा स्वामी होता है और स्वामी जो कहे उसका पालन करने वाला ही योग्य होता है कि वह उससे कुछ अनुदान या अनुकंपा मांग सके। इसीलिए मैं अपना प्रचार में आगे बताऊंगा कि मैं क्या करूंगा और कैसे आप मेरा समर्थन कर सकते हैं।